हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर न्यूज़ एट द रेट 365 का आज पार्ट 3 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है 16वां वित्त आयोग। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगारिया, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। सदस्य हैं अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा। कार्य क्षेत्र। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निर्धारण करना है। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता, अनुदान और नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना है। नोट: आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और इसकी अवधि 2020 से 2021 से 2025-26 तक थी। 16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी होगी। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी सृजित किया गया है। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा। बिहार के झांझरपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार, आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा देने से मना कर दिया है। विशेष राज्य श्रेणी 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए मानदंड। पहाड़ी और कठिन इलाका, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्य के वित्त की और गैर व्यवहारिक प्रकृति। नोट: उपयुक्त मानदंड गाडविल फार्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य के लाभ। केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्त वर्ष चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान एससीएस राज्य
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। नोट पॉइंट: 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 14वें वित्त आयोग के कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की मुख्य बातें: प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई। 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए। 2022 में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर 66.4 थी। दिल्ली देश की महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज में शीर्ष पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में सबसे आगे है। SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले में 3 प्रमुख राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा। उसके बाद पुणे और हैदराबाद रहे। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई। इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। नोट पॉइंट: NCRB की स्थापना 1986 में हुई और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NCRB ने 4 रिपोर्ट प्रकाशित की। पहला है भारत में अपराध, दूसरा है भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, तीसरा है जेल सांख्यिकी, चौथा है गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट। COP28 UNFCCC की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। COP28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल हैं। पहला स्तंभ: एक उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट करना है। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दोगुनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता 250 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर लॉन्च किया गया, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ है जलवायु वित्त को ठीक करना। हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतल संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है।
हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ है लोगों, जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एमिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप लॉन्च किया गया। चौथा स्तंभ है हर चीज को पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना। युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP 28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजेक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति। नोट पॉइंट COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई है। इस कोष में UAE ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, USA ने $17.7 मिलियन और एवं जापानी $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया है तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP 33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया। PM नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन, मेजबानी के राष्ट्रपति फिलिप जैसिटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। PM जन मन योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया गया। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि है 2023-24 से 25-26 तक। कुल परिव्यय है 24,104 करोड़। उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। योजना इस पर केंद्रित है पक्के मकानों का प्रावधान, मोबाइल टावरों की स्थापना, पाइप से जल आपूर्ति, बहुउद्देश्य केंद्रों का निर्माण, संपर्क सड़कें, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयां, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना। 0.3 किलोवाट सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इकोसिस्टम, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कई अन्य उद्देश्य। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है।
नोट पॉइंट: यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया है। बिहार में जाति आधारित गणना: बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.7 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 36.1%, पिछड़ा वर्ग BC 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार सरकार ने कहा कि पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। जाति आबादी प्रतिशत में यादव 14.26%, रविदास है 5.2%, करोड़ी जाति है 4.2%, ब्राह्मण जाति 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर जाति है 3.08%, भूमिहर है 2.86%, कुर्मी है 2.8%, मल्ला है 2.60%, बनिया है 2.31%, कास्य जाति है 0.60% है। पृष्ठभूमि: आखिरी बार SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। नोट पॉइंट: दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग 1979 में गठित 1980 में प्रतिवेदन समर्पित था तथा 1990 में इसे लागू किया गया। अनुमान लगाया कि OBC आबादी 52% है। इसी के आधार मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान में 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को इसको रद्द कर दिया और 29 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय रोक नहीं लगाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: यह 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल था। विधेयक के उद्देश्य: यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रनुमा क्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। नोट: अनुच्छेद 303A और अनुच्छेद 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170(3) और 82 में संशोधन किया जाएगा। परिसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 एम्स-IM सांसदों ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और
राज्यसभा में सर्वसम्मति के पास किया गया। G20 दिल्ली घोषणा। G20 दिल्ली घोषणा। घोषणा पत्र में प्रावधान। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार UNGA 75/1 UNSC सुधार पर समझौता। अफ्रीकी संघ सम्मिलित। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। नोट पॉइंट। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्त संकट के बाद हुई थी। PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना शुरू की। नोडल एजेंसी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 27-28 तक। अंत तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ है और इनमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं। उद्देश्य कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, विपणन समर्थन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन। PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड। पात्रता है न्यूनतम आयु 18 वर्ष। लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर शिल्पकार। नोट पॉइंट। 2024-25 के बजट में 4,824 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC नियुक्ति सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। प्रावधान। यह चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों और व्यवसाय का संचालन। यह चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह लेगा। CEC और EC की नियुक्ति चयन समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। CEC और EC का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। पहले यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर थी। नोट पॉइंट। इससे पहले अनूप बर्नवाल बनाम UOI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति EC और CEC को नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। कंपनी की श्रेणियां। कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियां केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न,
13 महारत्न कंपनियां हैं और 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगस्त 2024 तक भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं नवरत्न मझगांव डार्क शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड है। 20वां है IREDA। महारत्न के मानदंड। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ निवल मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए, कर पश्चात औसत वृद्धि शुद्ध लगभग 5,000 करोड़ से अधिक हो, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न की मानदंड। मिनी रत्न 1 अनुसूची ए का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सबसे पहले 1966 से 1967 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CSP की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। MSP से जुड़ी शर्तें। A2 किसानों द्वारा रसायन उर्वरक बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। A2+FL A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ। C2 इसमें A2+FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें 2004। सरकार की उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक MSP बढ़ाना चाहिए, यानी MSP लागत = C2+50%। लेकिन सरकार की लागत गणना 1.5 गुना A2+FL के रूप में करती है। भारत का नया संसद भवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की विशेषताएं। इसका आकार त्रिकोणीय है। नई संसद भवन में 6 द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार, सरदूला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार है। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्र प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्र प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई
6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रपक्षी मोड़ लोकसभा का अंतरिक्ष हिस्सा राष्ट्रपक्षी मोड़ पर आधारित है। वहीं राज्यसभा का अंतरिक्ष हिस्सा राष्ट्रफूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्र वृक्ष बरगद है। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM द्वारा संचालित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी किया गया। भारतीय परिदृश्य भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिसमें निजी ऑपरेटरों शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्स मॉड्यूल। 2023 तक भारतीय प्रक्षेपणों में कुल 82 रॉकेट निकायों को कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV C3 का ऊपरी चरण 2001 में आकस्मिक रूप से टूट गया था और 371 मलबा उत्पन्न हुआ था। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट निकाय पोयम 2 सहित अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किए गए। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी की गई। यह वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति प्रवृत्तियों का अनुमान का विश्लेषण करती है। विश्व में कुल मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। एशियाई देशों में 70% जलीय जानवरों का उत्पादन किया। इसके बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों का स्थान रहा। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश चीन 36%, भारत 8%, इंडोनेशिया। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश चीन 36%, भारत 8%, इंडोनेशिया।
भारत में स्थिति। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्यवर्धन GVA में लगभग 1.9% और कृषि GVA में 6.724% से अधिक योगदान देता है। यह क्षेत्र में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 8वां संस्करण। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी ने भारत मंडप नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2024 सर्वेक्षण का विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। रैंक सबसे स्वच्छ शहर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र। सबसे प्रदर्शन वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रैंक सबसे कम स्वच्छ शहर कोलकाता पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल। सबसे कम स्वच्छ राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान राज्य। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवड सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। पाटन और लोनावाला को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड नरोजाबाद मध्य प्रदेश को दिया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड पणजी गोवा को दिया गया। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया। दूसरा स्थान प्रयागराज रहा। मध्य प्रदेश के महू छानवी बोर्ड सबसे स्वच्छ छानवी बोर्ड घोषित। मध्य प्रदेश के महू छानवी बोर्ड सबसे स्वच्छ छानवी बोर्ड घोषित। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4,477 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छानवीय एवं 88 गंगा के किनारे वाले शहर ने भाग लिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।